अपने अभी तक दो पार्ट कवर किए हैं रेशियो एनालिसिस का। पहला पार्ट अपने किए पीएल से रिलेटेड रेशियोज क्या क्या होता है, फिर हम लोग सीखे बैलेंस शीट से रिलेटेड रेशियोज क्या क्या होता है। आज अपने सीखेंगे कि कुछ रेशियोज होता है जिसको हम लोग एक्टिविटी रेशियोज बोलते हैं। एक्टिविटी रेशियोज क्या होता है, उसमें एक आइटम पीएल का होता है, एक आइटम बैलेंस शीट का होता है, और वहां से हम लोग को ये पता चलता है कि कंपनी जो काम कर रही है उसका काम करने का एफिशिएंसी अच्छा है कि खराब है। अभी तक हम लोग को देखो पीएल से क्या पता चला, पीएल से पता चला था कि प्रॉफिट परसेंटेज अच्छा है कि नहीं, सामान सही से बिक रहा है कि नहीं, ठीक है, खर्चा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, ये पता चला। बैलेंस शीट से ये पता चला कि कर्जा तो ज्यादा नहीं है, उसका असेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है, ये सब चीज के बारे में हम लोग को थोड़ा सा आइडिया लगा। अब हम लोग को पता लगाना है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को एफिशिएंटली चला रहा है कि इनएफिशिएंटली चला रहा है। तो ये चीज हम लोग एक्टिविटी रेशियो से पता लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, अपने लोग अगर बुक्स में देखें कि डेटर्स आर वेरी हाई, ठीक है, तो डेटर अगर हम लोग को बुक्स में हाई दिख रहा है उसके वजह से करंट एसेट बहुत हाई दिखेगा। तो अब क्वेश्चन आता है कि एज एन एनालिस्ट जब मैं देखूं कि इसके बुक्स में डेटर बहुत हाई है तो मैं उसको अच्छा मानूं या खराब मानूं, क्या ये अच्छा बात है या खराब बात है, ये कैसे पता चलेगा, बताओ, एनी आइडिया, कोई बताएगा, ट्राई करेगा। बुक्स में बेटर तो अच्छा ही बात है ना भैया। अब देखो ये चीज अपने लोग एज ए कॉमन पर्सन क्या है, अपने लोग सोचते हैं डेटर है असेट है तो अच्छा ही होगा, पर अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि डेटर तो बुक्स में है उससे पैसा आ रहा है कि सारा डूबत है ना। अगर मान लो ऐसा ऐसा डेटर को माल्या जैसा को दे रखे हैं, विजय माल्या को डेटर बना रखे हैं, अनिल अंबानी को बना रखे हैं, नीरव मोदी को बना रखे हैं, ऐसा डेटर होगा तो किस काम का। तो मेरा बुक्स में डेटर ज्यादा है ये अच्छा है कि खराब है, ये एक्टिविटी रेशियो से पता चलेगा, जहां पर हम सीखेंगे डेटर टर्नओवर निकालना। डेटर टर्नओवर अगर ज्यादा है, सपोज फॉर एग्जांपल आज मेरा बिक्री करोड़ों का बिक्री है, सपोज मेरा जो बिजनेस है उसमें साल का करोड़ों का बिक्री है, तो करोड़ों का बिक्री में अगर 1-2 लाख का डेटर है तो ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं। पर मान लो साल में बिक्री 5 लाख का है और 2 लाख का डेटर है, अब बताओ 1 करोड़ का अगर हम बिक्री करते हैं उसमें 1-2 लाख का डेटर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर बिक्री हम करते हैं साल में 3 लाख 4 लाख का और उसमें भी 2-3 लाख का डेटर ही है मेरा, तो इसका मतलब ये सारा पैसा डूबत है, हम सामान बेचे जा रहे हैं पैसा ही नहीं रहे, ठीक है। तो ये एक्टिविटी रेशियो जो आज हम सीखेंगे उससे ये सब एफिशिएंसी के बारे में हम लोग को पता चलेगा। तो आज वाला रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे निकालते हैं इसको। देखो इसको बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो या फिर हम लोग बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेशियो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब आता है ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। नाउ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को क्या बताता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को यह बताता है कि जितना का अपने स्टॉक खरीदते हैं वो स्टॉक साल भर में कितना बार रोलिंग होता है। क्या होता है, देखो बिजनेस में रोलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सामान जो हम लाए वो फटाक से सामान आया बिक जाए, फिर सामान आया फिर बिक जाए, फिर आया बिक जाए, ये अच्छा माना जाता है। पर सामान हम खरीद के रखे अब वो बिक ही नहीं रहा है, स्टॉक में पड़ा हुआ ये अच्छा नहीं माना जाता है। कोई भी दुकान ले लो, कोई भी बिजनेस ले लो, सब चाहता है मेरा पैसा का रोलिंग होते रहे, मेरा स्टॉक का रोलिंग होते रहे, सामान आया बिक गया, फिर आया फिर बिक गया, फिर आया फिर बिक गया। तो रोलिंग होता है अगर बिजनेस में तो वो अच्छा माना जाता है, पर अगर बिजनेस में रोलिंग नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरे को क्या बताता है, ये बताता है, जैसे मैं एक एग्जांपल से तुम लोगों को समझाता हूं इसमें। मान लो
कि मेरा बिक्री हुआ है 40,000 रुपया का और मेरा इन्वेंट्री है 4,000 रुपया। यानी इसका बोलने का मतलब क्या है? इसका बोलने का मतलब है कि 4,000 रुपया मैं फंसा के 40,000 का बिक्री जनरेट करता हूं। मैं 4,000 रुपया स्टॉक में फंसाता हूं खरीदने में, और उससे कितना का बिक्री जनरेट करता हूं? 40,000 रुपया का बिक्री जनरेट करता हूं। तो इसको डिवाइड किया तो क्या निकला? 10 टाइम्स। यानी मेरा स्टॉक का रोलिंग साल में कितना बार हो रहा है? 10 टाइम्स रोलिंग हो रहा है। तो मैं 10 गुना ज्यादा बिक्री जनरेट कर पा रहा हूं। और मान लो दूसरा मेरा कॉम्पिटिटर है कोई, वो 20,000 रुपया का बिक्री जनरेट कर रहा है 4,000 का स्टॉक लग के। तो कोई मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी 4,000 रुपया फंसा रहा है, पर वो बिक्री कितना का जनरेट कर रहा है? सिर्फ 20,000 रुपया का। तो उसका रोलिंग कितना बार हो रहा है? सिर्फ 5 बार। तो मेरा दुकान में रोलिंग 10 बार हो रहा है और उसके दुकान में रोलिंग सिर्फ 5 बार हो रहा है। तो मान लो अगर पर रोलिंग हम लोग 100 रुपया भी कमाते हैं, 1,000 रुपया भी कमाते हैं, तो मैं साल में 10,000 रुपया कमा के जाऊंगा, वो साल में 5,000 रुपया कमा के जाएगा। पर फिलहाल कमाई से कोई मतलब नहीं है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बिजनेसमैन साल में 10 बार रोलिंग कर पा रहा है, ही इज मोर एफिशिएंट, उसका कस्टमर के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशन है, वो ज्यादा अपने कस्टमर्स का ध्यान रख पाता है कंपेयर टू द सेकेंड बिजनेस। अगर मैं 10 बार रोलिंग कर पा रहा हूं, यानी मेरे पास जो कस्टमर्स हैं, मेरा उनके साथ काफी अच्छा रिलेशन है, मेरे को कस्टमर को हैंडल करना काफी अच्छा आता है, तभी मैं 10 बार रोलिंग कर पा रहा हूं। और जो रोलिंग कम कर पा रहा है वो लोग क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके पास कस्टमर्स कम है, या जो है भी वो उसके साथ बहुत अच्छा से डील नहीं कर पा रहा है। तो ये रोलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब क्या है, 10 बार रोलिंग मैंने किया, अब इसको दूसरा तरीका से भी क्वेश्चन पूछता है, बोलेगा इन्वेंट्री डेज बताइए आप। इन्वेंट्री डेज का मतलब कितना दिन के अंदर रोलिंग हो रहा है, यानी स्टॉक का जो रोलिंग हो रहा है वो कितने डेज में हो रहा है। तो 10 बार साल भर में अगर हो रहा है तो मेरा डेज कितना हो गया? अगर मैं 360 डेज मान के चलूं साल में, तो डिवाइड बाई 10 करूं तो 36 डेज में मेरा रोलिंग हो रहा है। यानी जो भी सामान मैं खरीदता हूं 36 डेज के अंदर वो सामान बिक जाता है। इसका मतलब यही हुआ, अगर साल में 10 बार रोलिंग हो रहा है मेरा सामान का, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सामान मैं खरीदता हूं वो सामान 36 डेज के अंदर बिक जाता है। और मेरा कॉम्पिटिटर के साथ क्या होता है? उसका 360/5 यानी 72 डेज। तो मैं जो सामान खरीदता हूं मैं 36 डेज के अंदर बेच लेता हूं, और वो जो सामान खरीदता है वो 72 डेज लगा देता है बेचने में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? किसका बेचने का कैपेसिटी अच्छा है, किसका बिजनेस करने का तरीका अच्छा है। ए का, ए और बी अगर फैक्ट्री माने या कंपनी माने, तो ए का बिक्री करने का तरीका बहुत अच्छा है। आज जैसे हम लोग ऑनलाइन देखते हैं, अमेजन देख लेते हैं हम लोग, और पेटीएम का देख लेते हैं, और भी बहुत सारा ऑनलाइन साइट है जो सामान बेचता है। क्यों हम लोग बोलते हैं कि अमेजन इज वन ऑफ द बेस्ट? इन्वेंट्री डेज देखिए कितना जल्दी अमेजन अपना इन्वेंट्री क्लियर करता है। तो कंपेयर टू अदर ऑनलाइन साइट्स अमेजन सबसे अच्छा इसलिए ही माना जाता है क्योंकि उसका इन्वेंट्री बहुत जल्दी क्लियर होता है। याद करो फ्लिपकार्ट और ये लोग ऑफर लेके आता है, आज क्या बोनांजा ऑफर या समथिंग, 1 रुपया में पेन ड्राइव देंगे, ये सब ऑफर क्यों लाया जाता है? ये सब ऑफर इसलिए लाया जाता है ताकि इन्वेंट्री फटाफट क्लियर हो। जितना जल्दी इन्वेंट्री क्लियर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। तो ये लोग ऑफर लाता है कि फटाफट पुराना माल बिक जाए, नया माल खरीद के लाए, क्योंकि थोड़ा दिन बाद फैशन चेंज हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। पेंटालून वेंटालून वाला साल में 2 बार सेल क्यों लगाता है, 3 बार सेल क्यों लगाता है? वो लोग को पता है कि नेक्स्ट सीजन में जब सीजन चेंज हो जाएगा तो कपड़ा का फैशन चेंज हो जाएगा। मान लो विंटर का कपड़ा है, विंटर का कपड़ा में कोट वोट वो लोग बहुत खरीद के रखा है। वो लोग को पता है 1 महीना बाद गर्मी आने वाला है, तो बेचना है तो अभी बेच लो। वो लोग फरवरी में क्या लगाता था? सेल लगा देता। पता है कि अगर फरवरी लास्ट मंथ है, अगर अभी नहीं बिका तो कभी नहीं बिकेगा, तो फरवरी में सेल लगा के सारा सामान बेच बाच के नक्की करता है। तब जाके क्या होगा? गर्मी के लिए वो लोग कपड़ा खरीद पाएगा। अगर फरवरी का कपड़ा अगर बिकेगा नहीं तो गर्मी का कपड़ा जो आएगा वो रखेगा कहाँ, सजाएगा कहाँ? जगह ही नहीं। तो लोग को अपना स्टॉक क्लियर करना होता है।
तो दैट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट कि कितना जल्दी हम अपना स्टॉक को क्लियर कर सकते। समझ में आ गया क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो? क्लियर। नेक्स्ट आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो देखो सेम चीज है, क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी क्रेडिट सेल्स, सिंपल भाषा में बात करें तो क्या है, क्रेडिट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज डेटर्स। डेटर्स को हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कंसिस्ट ऑफ डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। याद रखना, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। और एवरेज क्यों ले रहे हैं? देखो ऊपर वाले फॉर्मूला में भी एवरेज इन्वेंट्री था। एवरेज तब लिया जाता है जब मेरे को 2 साल का बैलेंस शीट दे, यानी ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। तब हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अगर मेरे को 2 साल का बैलेंस शीट देगा तो रिसीवेबल्स में भी क्या करेंगे, ओपनिंग डेट में मेरे पास डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल कितना था प्लस क्लोजिंग डेट में कितना है, दोनों का एवरेज कर देंगे। अगर 1 साल का दिया है तो फिर एवरेज करने का कोई कंसेप्ट नहीं है, पर 2 साल का बैलेंस शीट दिया है तो एवरेज करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स, तो रिसीवेबल्स में आ जाता है मेरा डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। और इसका और ऊपर वाला दोनों जन का आंसर किस में आता है, टाइम्स में आता है। देखो जब हम लोग टर्नओवर निकालेंगे तो वो टाइम्स में आएगा, और उसके बाद जब डेज निकालेंगे तो डेज में आ सकता है या मंथ में आ सकता है, जैसे भी। ठीक है, अच्छा एक चीज हम लोग ऊपर में डिस्कस नहीं किए, भूल गए, इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैंने जो एग्जांपल लिया मैंने तो ऐसे ही समझाने के लिए एक बार सेल्स का एग्जांपल लेके किया, पर सेल्स नहीं लिया जाता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेते हैं। अब क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं? जो हम लोग क्लास 11 में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पढ़ते थे, वही उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट चार्जेबल एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने से आता है मेरा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हम लोग सेल्स नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं। मैंने एग्जांपल में 40,000 और 20,000 सेल्स बोल के कराया, सो दैट एक बार समझ में आसानी से आ जाए, कॉम्प्लिकेट ना हो। पर हम लोग सेल्स का फिगर नहीं लेते हैं, हम लोग लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिगर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कैलकुलेट होता है? एक ये वाला फॉर्मूला है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग, या दूसरा फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये दूसरा फॉर्मूला है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये दो तरीका से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं। और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज इन्वेंट्री करते हैं तो मेरे को टर्नओवर मिलता है, जो टाइम्स में लिखते हैं हम लोग। और फिर वहां से जब डेज निकालना होता है तो 365 या 360, अगर क्वेश्चन में बोला है टेक 1 ईयर एज 360 डेज तो 360 लेंगे, अगर कुछ नहीं बोला है तो 365 लेंगे। तो उससे हम लोग को मंथ में या डेज में आंसर आ जाता है। सिमिलरली ट्रेड रिसीवेबल का जब बात आता है तो हम लोग क्रेडिट रिवेन्यू यानी क्रेडिट सेल्स बाय एवरेज रिसीवेबल्स करते हैं। उसका फॉर्मूला से हम लोग को टाइम्स में आंसर मिलता है, और उसके बाद फिर 365 से डिवाइड कर देते हैं, तो हम लोग को या तो मंथ में या तो डेज में आंसर मिल जाता है। अब इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। ट्रेड रिसीवेबल का देखो क्या मतलब है। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अपने को बताता है कि कितना रुपया उधारी फंसा के हम कितना बिक्री जनरेट कर सकते हैं। तो यही वाला एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने 4,000 रुपया का उधारी दिया, अपने अपने कस्टमर्स को 4,000 का उधारी दिया, पर वो कस्टमर्स मेरे से साल में 40,000 का सामान खरीदते हैं। तो अगर 4,000 रुपया अगर उधारी दे के मैं 40,000 रुपया का बिक्री जनरेट कर सकता हूं, इसका मतलब आई एम जनरेटिंग अ सेल ऑफ 10 टाइम्स। मैं कितना टाइम सेल जनरेट कर रहा हूं? 10 टाइम्स। 4,000 रुपया का उधारी दिया, पर वो आदमी मेरे से साल में 40,000 का सामान लेता है, तो मैं 10 बार टर्नओवर कर लेता हूं। यानी साल में 10 बार वो आदमी मेरे से सामान लेता है, फिर पैसा देता है, फिर सामान लेता है, फिर पैसा देता है, इस तरह से रोलिंग चलता है। तो साल में 10 बार रोलिंग चलता है। वैसे ही अगर कंपनी बी है, वो 4,000 का उधारी देके 20,000 का बिक्री जनरेट कर रहा है, यानी वो साल में सिर्फ 5 बार रोलिंग करा पाता है। ठीक है, तो 5 बार रोलिंग करा पाता है, वो खराब है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो इज लेस।
तो लेस होने का मतलब इट इज बैड। तो अगर मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो कम है तो ये बैड साइन है। वही मैं बोल रहा था कि खाली डेटर्स मेरे बुक्स में बहुत ज्यादा है, ये देख के अगर मैं डिसाइड कर लूं कि ये कंपनी अच्छा है, ये हम बेवकूफ बन जाएंगे। क्योंकि कभी कभी डेटर इसलिए भी ज्यादा होता है कि वो सामान का पैसा आ ही नहीं रहा है, वो डेटर मेरे को पैसा ही नहीं चुका रहा है, इसीलिए भी डेटर ज्यादा दिखता है। तो नेवर ट्रस्ट डेटर, खाली डेटर देख के ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम लोग डेटर टर्नओवर रेशियो निकालेंगे या डेटर डेज निकालेंगे सबसे अच्छा। जैसे हम लोग जब एनालाइज करते हैं कंपनी को स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, जब मैं रिसर्च करता हूं कंपनी का, तो ये जरूर देखता हूं कि डेटर से कितना दिन में पैसा आ जाता है। तो डेटर डेज यहाँ पर देखो कितना है 36, यहाँ पर कितना है 72। यानी ये जो कंपनी ए है वो कितना दिन में पैसा जुगाड़ कर पा रहा है या कितना दिन में वो अपना डेटर से पैसा ले पा रहा है, 36 डेज में। यानी वो जब उधारी देता है तो 36 दिन के अंदर उसके डेटर का पैसा आ जाता है। पर जो कंपनी बी है वो जब उधारी देता है तो उसके डेटर 72 डेज में पैसा देते हैं। तो यानी इस कंपनी को हमेशा प्रॉब्लम आएगा कैश का। अगर वो 70 दिन का उधारी देने लगेगा तो उसको भी तो सामान खरीदना है, रॉ मटेरियल खरीदना है, उसको दिक्कत आएगी। ये 36 दिन है तो इसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। तो डेटर टर्नओवर रेशियो और डेटर डेज जो होता है वो हम लोग को बताता है कि कंपनी डेटर से कितना दिन में पैसा कलेक्ट कर पाता है और डेटर के साथ उसका टर्नओवर कितना अच्छा या कितना खराब। क्लियर, समझ में आ गया? यही चीज हो सकता है क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप कितना दिन में क्रेडिटर को पैसा देते हो। डेटर टर्नओवर रेशियो बताता है कि डेटर से आपको कितना दिन में मिलता है। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताता है कि आप कितना दिन में अपने क्रेडिटर्स को पैसा देते हो। तो ये देखो नेक्स्ट जो है ये क्या है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। यानी ये होता है क्रेडिट परचेज बाय एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आ जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। ट्रेड क्रेडिटर में कौन आ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, ये दो जन आ जाते हैं। और इनका भी अगर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया है तो एवरेज कर देंगे, और अगर नहीं दिया है तो फिर एवरेज नहीं करेंगे। इज इट ओके? तो यहां पर देखो हम लोग को क्या पता चलता है कि मैंने कितना रुपया का उधारी लिया और कितना रुपए का मैं साल भर में परचेजिंग करता हूं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो बताता है मेरा क्रेडिटर के साथ कितना बार साल में रोलिंग होता है, यानी कितना जल्दी मैं पेमेंट कर देता हूं अपने क्रेडिटर का या कितना देरी से मैं पेमेंट करता हूं। ठीक है, अब ये वाला जो रेशियो है ना, ये सबसे कंफ्यूजिंग रेशियो है, क्योंकि इसका आंसर आने के बाद भी ना समझ में नहीं आता है कि ये अच्छा है कि बुरा है। मैं बताता हूं फॉर एग्जाम्पल, जैसे यही वाला एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। मैंने 4,000 रुपया का उधारी ले रखा है क्रेडिटर से और 40,000 का मैं टोटल परचेजिंग साल भर में करता हूं। यानी मेरा क्रेडिटर के साथ 10 बार साल में रोलिंग होता है, और डेज का बात करूं तो मैं उसको 36 डेज में पेमेंट करता हूं। और वही मेरा जो कॉम्पिटिटर कंपनी बी है वो साल भर में 20,000 का परचेजिंग करता है 4,000 का उधारी लेके, यानी वो 5 बार रोलिंग करता है, यानी वो 72 डेज में अपने क्रेडिटर को पैसा दे पाता है। अब यहां पर देखो सिचुएशन, कभी कभी ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। कोई स्टूडेंट इसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि मैं तो 36 दिन में पेमेंट कर देता हूं, ये 72 डेज में पेमेंट करता है, मैं ज्यादा अच्छा हूं, मैं जल्दी पेमेंट कर देता हूं, आई एम गुड, ही इज बैड। ये एक तरीका हो गया इसको देखने का। दूसरा तरीका इसको देखने का ऐसा होता है, मेरे को क्रेडिटर खाली 36 दिन का उधारी देता है, इसको क्रेडिटर 72 डेज का उधारी देता है, तो जरूर ये अच्छा होगा तभी इसको ज्यादा दिन का उधारी मिलता है। तो ये एकदम उल्टा तरीका है इसको देखने का। अब इस आंसर से कैसे पता लगाए कि एक्चुअली क्या सिचुएशन क्या है? तो एकदम देखो दो अलग अलग नजरिया है इसको देखने का। एक नजरिया है कि मैं जल्दी पेमेंट कर देता हूं, मैं अच्छा हूं, ये टाइम लगाता है, ये खराब है। एक नजरिया उल्टा है कि मेरे को जल्दी पेमेंट करना पड़ता है क्योंकि क्रेडिटर को मेरे ऊपर विश्वास कम है,
उसको ज्यादा दिन का उधारी मिलता है क्योंकि उस पे क्रेडिटर को विश्वास ज्यादा है। तो ये एकदम दो ऑपोजिट व्यू ऑफ लुकिंग एट थिंग है। फिर भी हम लोग जब थ्योरेटिकली बात करते हैं तो हम लोग पहला अप्रोच लेते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि जो कंपनी जल्दी पेमेंट कर पा रही है वो कंपनी अच्छी है, हम लोग ये मान के चलते हैं। पर प्रैक्टिकली जब हम लोग रिसर्च करते हैं तो ये दोनों नजरिया को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कि कितना मैं परचेज करता हूं और कितना डिवाइड बाय माय टोटल पेबल्स, क्रेडिट परचेज बाय टोटल पेबल्स। फिर आता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इसमें क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। अब क्वेश्चन आता है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो इसको नोट डाउन कर लो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो होता है कि मेरा बिजनेस में, अपने पढ़े हैं ना कॉमर्स में कि वर्किंग कैपिटल होता है, फिक्स्ड कैपिटल होता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो वर्किंग कैपिटल कितना मैं बिजनेस में लगाया हूं और वो वर्किंग कैपिटल से मैं कितना रिवेन्यू जनरेट कर पा रहा हूं। तो कितना वर्किंग कैपिटल लगाया उससे कितना रिवेन्यू मैं जनरेट कर रहा हूं। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इससे यही समझ में आता है कितना बिजनेस में वर्किंग कैपिटल लगा के मैं कितना रिवेन्यू जनरेट कर पाता हूं। नेक्स्ट देखो क्या, ये वाला टेबल नोट डाउन कर लो, ये अपने को काम आएगा। इसका मतलब क्या है, 100% अगर मैं प्रॉफिट कर रहा हूं कॉस्ट प्राइस पे, इसका मतलब है आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50% ऑन सेलिंग प्राइस। सपोज ये कहां काम आता है, अगर मैंने तुमको सेल्स दे दिया, सेल से मान लो 40,000 रुपए, और मैं बोल रहा हूं प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये प्रॉफिट मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है ना। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल के दिखाओ मेरे को कैसे निकलेगा। सेल्स है 40,000, ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। थोड़ा दिमाग चलाओ कैसे निकलेगा देखो। सर सीपी को अगर एक्स माने तो तो सीपी को कॉस्ट प्राइस को तेरे को जो मेरे को आंसर बता। सर आवाज कट गया। मैं बोल रहा हूँ तेरे को जो मानना है मान, आंसर बता कितना आएगा।
आया किसी का? भैया 20,000 आया मेरा, पता नहीं। क्या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? हाँ, नहीं, रॉन्ग। 20,000 कैसे आएगा? हम पहले वो, आप बोल ना सेल्स 50% और सीपी 100% होता है, हाँ, तो हम वैसे करे, वो सीपी मेरा 80,000 आया। 100% थोड़ी दिया हूं मैं, तो 25% दिया हूं। तो पहले सीपी तो निकालेंगे। हाँ, तो सीपी निकालो। सीपी मेरा 80,000 आया। 80,000? हाँ, 80,000 का सामान हम 40,000 में बेच रहे हैं। चलो देखो, ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। 25% ऑन कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। 20% ऑन सेलिंग प्राइस यानी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 का 20%, 8,000 रुपया। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो गया? 40,000 माइनस 8,000, दैट इज 32,000 रुपये। कितना आसानी से आ गया। अब क्वेश्चन आता है, सर ये आप कैसे कर दिए 25% ऑन कॉस्ट प्राइस को 20% ऑन सेलिंग प्राइस? वो इस टेबल से आया जो तुम लोग को याद करना है। देखो, 25% ऑन कॉस्ट प्राइस इज 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये टेबल तुम लोग को याद करने से ये वाला फायदा मिलेगा, और ये ऑलमोस्ट बहुत बार जरूरत पड़ेगा इसका। ठीक है, तो ये टेक्निक अपने को क्या करेगा, जो सम में इतना टाइम लग रहा है, देखो कितना आसानी से हो गया। तो ये टेबल अपने को मदद करेगा। इसको नोट डाउन कर लो, याद करना है इसको, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। हो गया? नोट डाउन कर लिया सब कोई? डन? कोई कर रहा है क्या अभी भी नोट डाउन? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो तुम लोग को क्या करना है। ये एक क्वेश्चन है, इसको अभी मैं व्हाट्सएप में शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। तुम लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जैसे भी। यहाँ पर एक पीएल पूरा मैंने बना दिया है, यहाँ पूरा एक बैलेंस शीट बनाया हुआ है। जितना रेशियोज अभी तक हम लोग पढ़े हैं, सारे पीएल का, सारे बैलेंस शीट का, और ये अभी जो आज पढ़े एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज, ये सारा रेशियोज कैलकुलेट करना है इस कंपनी का। पीएल भी तुम लोग को दे दिया, एकदम सजा सजाया दे दिया, कोई तुम लोग को दिमाग नहीं चलाना है। सब कुछ इंफॉर्मेशन तुम लोग को एकदम इन हैंड है। खाली तुम लोग को सारा फॉर्मूला याद करना है, और याद करके जितना फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं, सारा रेशियोज निकाल। तो अभी मैंने एक कंपनी का दिया है, फिर अपने लोग प्रैक्टिस करेंगे दो कंपनी, मतलब एक ही कंपनी का, या फिर दो कंपनी को कंपेयर करना सीखेंगे। जैसे अभी एक कंपनी का दिया है, फिर मैं दो कंपनी का दूंगा, वो दो कंपनी का रेशियोज निकाल के अपने कंपेयर करेंगे कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी खराब है। ठीक है, पहले एक का तुम लोग प्रैक्टिस करो, सारा फॉर्मूला याद कर लो। ये याद हो जाएगा, फिर हम लोग दो कंपनी का करेंगे कि इन दोनों में कौन सी कंपनी अच्छी है। क्लियर? तो इसका मैं व्हाट्सअप कर देता हूं तुम लोग को। तो आज इतना ही करेंगे, अपना रेशियो ऑलमोस्ट चैप्टर इज डन। चैप्टर में और सीखने का कुछ नहीं है।
अब अपने को कुछ सम्स प्रैक्टिस करना है, तो एक ऐसा सम्स प्रैक्टिस करेंगे और एक ट्रिकी सम्स भी आता है, वो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये तुम लोग को होमवर्क दिया हुआ है, ये तुम लोग होमवर्क कैलकुलेट करके मेरे को चाहे व्हाट्सएप कर देना या जैसे भी, और नेक्स्ट डे अगर कुछ डाउट होगा तो इसको डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर इसके बाद कुछ ट्रिकी सम्स आता है वो करेंगे, जिसमें मैथ्स वाला दिमाग चाहिए, अकाउंट्स वाला दिमाग से नहीं होगा वो सब सम्स, उसमें मैथ्स का दिमाग चाहिए, एक्स ले लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे करेंगे अपने लोग प्रैक्टिस। तो रेशियो इज ऑलमोस्ट डन, जितना सीखना था हम लोग सीख लिए रेशियो। ठीक है, चलो आज का सेशन यही ओवर करते हैं, नेक्स्ट मैं बता दूंगा। आज क्या है, वेंसडे, नेक्स्ट होगा तो फ्राइडे या सैटरडे। फ्राइडे तो मैथ्स होता है, सैटरडे को रखेंगे अकाउंट्स। चलो बाय बाय।